नमस्कार। मैं पार्वती गोदारा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़। बीए द्वितीय वर्ष पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साधनों का सर्वेक्षण। क्योंकि बीए द्वितीय वर्ष में दो पेपर, पहला मध्यकालीन भारत और दूसरा है राजस्थान का इतिहास, तो पेपर प्रथम अपना चल रहा था जिसका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, भारत में तुर्की शासन की स्थापना। तुर्की शासन की स्थापना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको अपने को ध्यान में रखना है। प्राचीन भारत के बाद जो राजपूत काल आता है, राजपूतों के पतन के बाद भारत पर जो तुर्कों का आक्रमण होता है, तुर्की शासन की स्थापना होती है। उस क्रम में तुर्क मूलतः कहाँ के थे, कहाँ से आए, और जो भारत की राजनीति थी इस समय की, उसको बाह्य यानी मध्य और पश्चिम एशिया की राजनीति ने किस तरह से प्रभावित किया था। तो जो मध्यकालीन सल्तनत और मुग़ल व्यवस्था थी वो मूलतः कहाँ से संबंधित थी, तो इससे संबंधित कुछ तथ्यों को अपने को ध्यान में रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो अपन देख लेते हैं। इसमें पहला बिंदु, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में होने वाले परिवर्तन मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया की राजनीति से गहरे रूप से जुड़े हुए, क्योंकि यही समय था जब पश्चिमी एशिया में, अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव हुआ था। तुर्क जो मूलतः मध्य एशिया के थे, तुर्कों और इस्लाम के बीच क्या संबंध थे, कैसे उनके आपसी संबंध ने आगे भारत में तुर्की शासन की स्थापना का रास्ता प्रशस्त किया, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में अपन ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, इसी समय अरब में इस्लाम का उद्भव हुआ तथा उसका मध्य एवं पश्चिमी एशिया में प्रचार प्रसार हुआ। अब इस्लामिक धर्म के संदर्भ में यह बात मुख्य मानी जाती है कि जहाँ अन्य धार्मिक पंथों में राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति अलग अलग निकायों में निहित होती है, अर्थात धार्मिक मुखिया अलग होता है और प्रशासनिक मुखिया अलग होता है, वहीं इस्लाम में क्या हुआ कि इन दोनों शक्तियाँ मतलब राजनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित कर दी गई, जो खलीफा कहलाए। अब पूरे इस्लाम का जो राजनीतिक मुखिया और जो धार्मिक मुखिया होता है वो एक ही व्यक्ति होता, खलीफा। अब पूरे दुनिया में जो भी मुस्लिम शासक सत्ता संभाल रहे थे वो सारे खलीफा से अनुमति लेते थे, तो मतलब राजनीतिक रूप से भी खलीफा प्रधान मुसलमानों का और धार्मिक रूप से भी दुनिया के सभी मुसलमानों का जो प्रमुख होता वो खलीफा होता था। तो राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से इस्लाम की जो शक्ति थी वो एक ही पद में निहित कर दी गई, वो था खलीफा। अब जो अपन दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल पढ़ेंगे तो कैसे दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो खलीफा से अनुमति लेते थे अपने शासन की, तो खलीफा व्यवस्था क्या थी, इसको अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। आगे जब मुग़लों के समय पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान कहलाए, मुग़लों के शासक बादशाह कहलाए। क्यों? क्योंकि उनके खलीफा से संबंध नहीं रहे, और दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो खलीफा से अनुमति लेते थे। तो ये सुल्तान और बादशाह में जो मुख्य डिफरेंस रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तुर्क व इस्लामिक साम्राज्य के संबंध, उनके आपसी संबंध क्या थे। तुर्क मूलतः जो मध्य एशिया के थे और इस्लामिक साम्राज्य जो अरब क्षेत्र में जो इस्लाम का उद्भव हुआ था, तो मूल संबंध, उनके आपसी संबंध कैसे थे। तो तुर्क मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे जो दक्ष अश्वारोही थे, सैन्य मामलों में बहुत कुशल थे। एक तरफ तुर्की समूह इस्लामी साम्राज्य पर आक्रमण करता, अतः तुर्की आक्रमण से सुरक्षा करना इसलिए इस्लामी साम्राज्य के लिए बड़ी चुनौती बन गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ तुर्की समूह स्वेच्छा से इस्लामी साम्राज्य में नौकरी ग्रहण करते और इस्लाम ग्रहण करते और अपनी प्रतिभा के बलबूते वो उच्च पद पर चले जाते। ऐसे इस्लामीकृत तुर्की लोगों में सुबुक्तगीन व मोहम्मद गजनवी थे। मोहम्मद गजनवी और सुबुक्तगीन इस्लामीकृत तुर्की लोग थे। तो ये जो भारत पर जो तुर्कों का आक्रमण हुआ था, ये मूलतः मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया के तुर्क थे जिन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था और हिंदुस्तान पर आगे आक्रमण हुआ था। तो इसीलिए अलग अलग कि भारत पर पहले अरबों का आक्रमण हुआ, फिर तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो अरब थे, ये मूल इस्लामिक क्षेत्र से आए थे। जो तुर्क थे वो मध्य एशिया से आए थे और इस्लामिक राज्य के साथ उनके संबंध थे। उस क्षेत्र में उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया और फिर वो भारत की तरफ आए थे। तो ये तुर्कों के और इस्लामिक राज्य के बीच जो साम्राज्यिक संबंध थे, इसको ध्यान में रखना है। उसके आधार पर जो आगे दिल्ली सल्तनत की या भारत की मध्यकालीन भारत की राजनीति प्रभावित होगी, उसको अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वस्तुतः 10वीं सदी तक खलीफा के साम्राज्य का पतन हो गया था। खलीफा इस्लाम का आध्यात्मिक और राजनीतिक जो प्रमुख था,
तो 10वीं शताब्दी तक खलीफा की शक्ति कमज़ोर हो गई थी तथा क्षेत्रीय जो तुर्की गवर्नर थे वो स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे थे। अपने इस्लामी साम्राज्य की औपचारिक एकता को बनाए रखने के लिए, अब हालांकि खलीफा का पद कमज़ोर हो गया था तो उसने अपनी औपचारिक एकता को बनाए रखने के लिए खलीफा ने ऐसे गवर्नरों को खिल्लत देना प्रदान कर दिया। भाई खलीफा से खिल्लत मिल रही है मतलब शासन की अनुमति मिल रही है और आप अपनी मतलब औपचारिक रूप से वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, वास्तविक रूप से उनके पास शक्ति रह नहीं गई थी। बदले में यद्यपि गवर्नर व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र रहा परंतु औपचारिक रूप से उसने खलीफा की सत्ता स्वीकार कर ली। ऐसे गवर्नर सुल्तान कहे गए तथा महमूद गजनवी विश्व का प्रथम सुल्तान बना। तो खलीफा क्या है? उसका पद इस्लाम में आध्यात्मिक राजनीतिक शक्ति का प्रधान। खलीफा की शक्ति कमज़ोर हुई, कमज़ोर होने के बाद औपचारिक रूप से अपने को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसने जो गवर्नर थे क्षेत्रीय उनको खिल्लत देना प्रदान कर दिया और इस तरह की जो शासन व्यवस्था थी, जो शासक चुने जाते वो सुल्तान कहलाए गए। पहला सुल्तान था वो महमूद गजनवी था। नेक्स्ट पॉइंट, अरब विजेताओं तथा उनके उत्तराधिकारी तुर्की शासकों के द्वारा अन्य संस्कृतियों को अपनाया जाना। अब जैसे जैसे अरब आगे आगे प्रसार हुआ, ईरान फारस इस क्षेत्र से होते हुए हिंदुस्तान आया तो ईरानी संस्कृति को अपनाया। हिंदुस्तान में आके जो हिंदू इस्लामिक संस्कृति विकसित हुई तो अन्य संस्कृतियों को अपनाया जाना। पूर्वी यूरोप का बेजेंटियन साम्राज्य और पश्चिमी एशिया का ससानियन साम्राज्य, ये थोड़ा इनके बीच जो इस्लाम और ईसाई का जो धर्म युद्ध हुए थे, क्रूसेड नाम से जो जाने जाते हैं, तो इतिहास में जो धर्म युद्ध हुए थे ये दो साम्राज्य थे जो आपस में टकराए थे। तो इस चीज़ का भी अपने को ध्यान में रखना है। तो सल्तनत कालीन राजनीति स्टार्ट करने से पहले, तुर्कों का आक्रमण स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक तथ्य हैं जो अपने को दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इसके आधार पर ही दिल्ली सल्तनत की राजनीति प्रभावित होगी या फिर वो निर्मित होगी। उसका धरातल जो निर्मित हो रहा है वो पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया से किस तरह निर्मित हो रहा है, अरबों का तुर्कों का आपसी क्या संबंध है, किस तरह वो भारत में आ रहे हैं और शासन व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। खलीफा, ये ध्यान रखना, खलीफा क्या व्यवस्था थी, कैसे परिवर्तन आया, सुल्तान बादशाह में क्या अंतर है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका दिमाग में रखना है, अपने को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस्लामिक शक्ति के उद्भव के काल में उत्तर भारत का राजनीतिक परिदृश्य। अब जैसे अपन पढ़ते हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी राजपूत काल माना जाता है, भारत में विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे। तो जब तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये पृष्ठभूमि है, तो इसको भी जानना आवश्यक है। अपन सीधे ही नहीं पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य स्थापित कर लिया, महमूद गजनवी या घोरी का आक्रमण हुआ। तो जब आक्रमण हुआ तो उस समय किन शासकों से उसने सामना किया, कौन से राजपूत शासक क्या शासन कर रहे थे, तो ये अपन देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी, परंतु 8वीं शताब्दी में फिर से गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। गुर्जर प्रतिहार राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में थे, पाल बंगाल के क्षेत्र में, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र और इसके आसपास के क्षेत्र में थे। तो गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट के उद्भव के बाद उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंश की स्थापना हुई। 800 से 1000 ईस्वी तक लगभग ये तीनों वंश भारत में बने रहे। आगे 1000 ईस्वी के आसपास गुर्जर प्रतिहार एवं पाल शक्ति का पतन हो गया तथा उनकी जगह अपेक्षाकृत छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए जिन्हें राजपूत राज्यों के नाम से जाना गया। अब ये जो राजपूत राज्य थे कौन कौन से थे, जैसे उत्तर पश्चिम में पेशावर का हिंदू शाही वंश था, दिल्ली अजमेर में चौहान वंश था, कन्नौज में गहडवाल वंश था, मध्य भारत खजुराहो में चंदेल वंश था और गुजरात में सोलंकी वंश था। तो ये प्रमुख राजपूत राज्य थे जो उस समय तुर्की आक्रमण के समय भारत में स्थापित थे 1000 से 1200 ईस्वी के आसपास। उत्तर भारत के इन राजपूत राज्यों के पास संसाधन भी थे, मतलब काफ़ी शक्तिशाली थे, संसाधन भी थे, सेना भी थी, लेकिन इनमें आपसी मेलजोल का अभाव था। तो राजपूतों के बीच जो आपसी फूट थी, आपस में जो युद्धरत रहते थे, इसका फायदा ही तुर्की आक्रमणकारियों ने आगे उठाया था। भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो सबसे पहले अरब आक्रमण माना जाता है, 712 मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। फिर तुर्की आक्रमण मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद घोरी के द्वारा किया गया। तो अपने मुख्यतः सिलेबस में महमूद गजनवी, मोहम्मद घोरी और फिर आगे तुर्की शासन की स्थापना। तो शुरुआत अपन महमूद गजनवी से करते हैं। महमूद गजनवी सुबुद्दीन का ज्येष्ठ पुत्र। महमूद का जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी को हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने छोटे भाई इस्लाम से संघर्ष करना पड़ा। इसमें सफलता प्राप्त कर 999 ईस्वी में वह गजनी का शासक बना था। चूँकि मोहम्मद गजनवी बहुत ही एक महत्वाकांक्षी शासक था, शीघ्र ही अपनी स्थिति को
उसने सुदृढ़ किया, खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली। अब उसका एक दरबारी इतिहासकार था उतबी, उसने भी वर्णन किया है कि उतबी ने तारीख यामीनी में लिखा है कि पहले तो सुल्तान ने सिजिस्तान को विजय करने का मानस बनाया था, किंतु बाद में उसने हिंद के विरुद्ध धर्म युद्ध प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया था। तो इसी क्रम में 1001 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक उसने भारत पर कहा जाता है कि कुल 17 आक्रमण किए थे। तो अब इन आक्रमणों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से आक्रमण किए, इन आक्रमणों के कारण क्या थे उसका भी अपन अध्ययन करेंगे, और उसके प्रभाव परिणाम क्या रहे उसका भी अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। किन कारणों से प्रेरित होकर गजनवी ने भारत को अपना निशाना बनाया, फिर हिंदुस्तान पर उसने आक्रमण किया, क्यों किया? तो देखते हैं। पहला, खलीफा के निर्देश का पालन। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि महमूद ने खलीफा को वचन दिया था कि वह भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करेगा। इस वचन की पूर्ति हेतु उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। तो ये धार्मिक मामला था, क्योंकि तुर्की लोग नए नए इस्लामीकृत हुए थे, तो इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था, तो उनमें नया जोश था, उसके प्रचार प्रसार को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। तो उन्होंने खलीफा को वचन दे रखा था कि हम इस्लाम ग्रहण करने के बाद इस तरह से इसका प्रचार प्रसार करेंगे। अब उसके मामले में उसको बुद्ध शिकन की भी उपाधि दी गई, मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला, सोमनाथ मंदिर को जब उसने लूटा। तो ये जो धार्मिक मामले के संदर्भ में खलीफा के निर्देश का पालन ये माना जाता है पहला कारण। नेक्स्ट, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना उतबी के अनुसार इसका मुख्य कारण था। उतबी ने इसको मुख्य कारण माना है। भारत में वह जहाँ जहाँ भी गया उसने मंदिरों मूर्तियों को नष्ट किया, भ्रष्ट किया, पराजित हिंदुओं को इस्लाम स्वीकार करवाया। तो ये एक धार्मिक कारण भी था कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए महमूद गजनवी भारत आया, भारत को निशाना बनाया। नेक्स्ट, धन प्राप्त करने की लालसा भी थी। निज़ामी और हबीब के अनुसार महमूद के आक्रमण उसके धार्मिक उन्माद का परिणाम नहीं थे, बल्कि भारत विशेषकर मंदिरों में उस समय बहुत अधिक संपदा इकट्ठी होती थी, तो उस संपदा ने उसको आकर्षित किया। बाहर से लूटे हुए धन का उपयोग करके वह अपने जो निर्धन राज्य था गजनी का उसको संपन्न बना सकता था, अपनी राजधानी गजनी को अलंकृत कर सकता था, और उस धन के बलबूते वह पश्चिम की तरफ विस्तार भी करना चाहता था, अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था। तो धन प्राप्त करने की लालसा थी, जिसके बलबूते वो आगे बहुत से उसके उद्देश्य पूर्ण हो सके, इस उद्देश्य से वो भारत आया होगा निज़ामी और हबीब के अनुसार। तो खलीफा के निर्देश का पालन, इस्लाम का प्रसार, धन प्राप्त करने की लालसा। नेक्स्ट है भारत की सीमा पर स्थित राज्य की विजय, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। अब उसके गजनी के जस्ट इधर पूर्व की तरफ चला तो ये भारत का राज्य था, सिंध प्रदेश था। तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वह हिंदू शासक जयपाल और उसके उत्तराधिकारी आनंदपाल को हराकर उनके राज्य को गजनी के राज्य का एक भाग बनाना चाहता। तो सीमावर्ती क्षेत्र को जीतना या सीमावर्ती क्षेत्र को अपने अधीन करना साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के क्रम में जो प्राथमिकता मानी जाती है सीमावर्ती राज्यों को विजित करने की ही मानी जाती है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट, सैनिक अभियानों में प्राप्त सफलता से यश प्राप्त करने की आशा। ये आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव का ये मानना है कि अपनी यश प्राप्ति की आशा के लिए, क्योंकि सैनिक अभियान में अगर वो सफल होगा तो उसके यश में वृद्धि होगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, तो उसके अनुसार ये उसका कारण माना गया। तो ये कारण बताए गए हैं मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण के उद्देश्य। दो मूल कारण माने जाते हैं, एक तो धार्मिक कारण, धर्म का प्रचार प्रसार, और दूसरा मुख्य माना जाता है धन संपदा की प्राप्ति करना। अन्य जो कम महत्वपूर्ण कारण है उनका भी थोड़े अपने को ध्यान में रखना है। इतिहासकारों का थोड़ा रेफरेंस दे देना है कि किस इतिहासकार ने, जैसे उतबी इस्लामिक प्रचार प्रसार को मानता है, अन्य जो हबीब निज़ाम है वो धन प्राप्ति को मुख्य कारण मानते हैं। प्रमुख आक्रमण जो गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए थे, महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण 1001 से लेकर 1026 तक कहा जाता है कि गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। तो डिटेल देख लेते हैं 17 कौन कौन से थे, जो मुख्य हैं उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर लेंगे अपन। पहला, जयपाल के साथ युद्ध हुआ। अब जयपाल के युद्ध के क्रम में 1001 ईस्वी में माना जाता है, उसमें जयपाल सिंध नदी के पार के अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने की योजनाएं बना रहा था। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी पेशावर की ओर बढ़ा। पेशावर के पास हुए युद्ध में कहा जाता है कि 15,000 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए और जयपाल बंदी बनाया गया था। उसने 2.5 लाख दिनार वसूल करके महमूद ने उसे छोड़ दिया था। इस अपमान को जयपाल सहन नहीं कर सका था और कहा जाता है कि उसने
जलकर या कहीं कहते हैं कि सिंधु में डूबकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। जयपाल के साथ युद्ध 1001 ईस्वी में। सीमावर्ती नगर जो उसके आसपास थे, 1001 ईस्वी के पास उसने सीमावर्ती नगरों पर आक्रमण किया। नेक्स्ट 1003 ईस्वी में उसने सिंधु नदी को पार किया तो झेलम के तट पर स्थित भेरा के किले को उसने घेरा था। तो तीसरा भेरा का आक्रमण 1003 ईस्वी में। भेरा के राय की पराजय हुई और उसने आत्महत्या कर ली। भेरा को महमूद ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो पहला जयपाल के साथ सीमावर्ती नगरों पर, तीसरा भेरा का आक्रमण। नेक्स्ट मुल्तान पर आक्रमण इम्पोर्टेंट है, 1005 ईस्वी में हुआ। मुल्तान का शासक था अब्दुल फतेह दाऊद, इस्लाम के नियमों का पालन करने से इनकार कर रहा था। तो महमूद ने मुल्तान की ओर रवाना हुआ और मार्ग में उसने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को भी पराजित किया और मुल्तान को फिर उसने आगे चलकर जीत लिया। नेक्स्ट सुखपाल, कहीं पर सेवकपाल भी लिखा है। सुखपाल सेवकपाल पर आक्रमण। आनंदपाल का पुत्र था सेवकपाल, उसको महमूद ने बंदी बना कर इस्लाम स्वीकार करवा लिया। 1007 में जब सुखपाल ने इस्लाम का परित्याग कर दिया, महमूद ने सुखपाल के राज्य पर आक्रमण कर सुखपाल को कारागार में डाल दिया। नेक्स्ट लाहौर पर आक्रमण। आनंदपाल था वो लगातार महमूद का विरोध कर रहा था, अतः 1008 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर महमूद गजनवी ने लाहौर पर आक्रमण किया था। अब महमूद के विरुद्ध हुए युद्ध में अब वहाँ की जनता से, लोकल जनता ने आनंदपाल का साथ दिया। वहीं झेलम के किनारे एक उंद नामक स्थान पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। अब पहले तो हिंदुओं को लग रहा था कि सफलता लग क्या, हालांकि उनकी सफलता दिखाई दे रही थी, किंतु आनंदपाल के हाथी के भड़क जाने पर हिंदू सेना में भगदड़ मच गई और गजनवी की सेना ने 2 दिनों तक पीछा करते हुए भगोड़े हिंदू सैनिकों का कत्ल करवा दिया। और कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद लौटते समय 1009 ईस्वी में महमूद ने कांगड़ा में स्थित नगरकोट पर आक्रमण करके वहाँ के हिंदू मंदिरों को खूब लूटा। सैकड़ों मन सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि लेकर वो नगरकोट से वो लेकर गजनी लौट गया था। तो ये जो लाहौर पर आक्रमण उसका माना जाता है। नेक्स्ट है तालावाड़ी का युद्ध 1010 ईस्वी में, नाम याद रख लेना, सन थोड़ा देख लेना। फिर मुल्तान पर पुनः 1005 ईस्वी में महमूद ने मुल्तान को पुनः जीता था। नेक्स्ट थानेश्वर पर हमला। थानेश्वर पर हमला 1012 में उसने थानेश्वर पर आक्रमण करके उस नगर को लूटा। कहा जाता है कि इसमें सहस्त्रों स्त्री और पुरुषों को उसने दास बना लिया था। नेक्स्ट 1013 में पुनः लाहौर पर हमला। नेक्स्ट कश्मीर पर आक्रमण 1015 ईस्वी में। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के बारान, बुलंदशहर के पास, मथुरा, कन्नौज, प्रसनी पर आक्रमण। ये घटना है 1016 ईस्वी के आसपास की। 1016 में महमूद ने सिंध और यमुना नदियों को पार किया, बारान पर आक्रमण किया, वहाँ से उसे काफ़ी धन मिला। मथुरा से भी उसने काफ़ी लूट मार की थी और अपार धन संपदा प्राप्त किया था। कन्नौज में प्रतिहार शासक राज्यपाल, उसने महमूद के वहाँ पहुँचते ही पहले नगर छोड़ दिया। महमूद के अधीनता स्वीकार कर उसे खूब धन दिया। इसके बाद महमूद ने छोटे बड़े अन्य नगर थे वहाँ के मने, चस्वी, उनको खूब लूटा और गजनी लौट गया। नेक्स्ट कालिंजर व ग्वालियर पर पुनः आक्रमण 1019 कालिंजर महमूद का। नेक्स्ट पंजाब पर आक्रमण 1021 के आसपास। नेक्स्ट कालिंजर व ग्वालियर पर पुनः आक्रमण 1022 ईस्वी में महमूद ने इन दोनों स्थानों पर पुनः आक्रमण किया, तो उन दोनों नगरों के शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट सोमनाथ पर आक्रमण, वेरी इम्पोर्टेंट। सोमनाथ गुजरात में है। सोमनाथ पर आक्रमण ये महमूद का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। 125 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। कहा जाता है कि यह मंदिर काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित है, तथा उस समय इसमें अपार धन संपत्ति जमा थी। प्राचीन समय में सुना भी है कि मंदिर थे वो अपार धन संपत्ति के साधन थे। 1026 ईस्वी के आरंभ में महमूद मुल्तान और अजमेर होता हुआ राजस्थान के मरुस्थल से गुजरता हुआ सोमनाथ पहुंचा था। ये उनका रास्ता था आने का। अनेक वीर राजपूत सरदारों ने मंदिर की रक्षा के लिए महमूद का सामना किया। 3 दिन तक के घमासान युद्ध के बाद महमूद की जीत हुई। उसने सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया, मंदिर नगरों को खूब लूटा और गजनी लौटते समय उसने अनहिलवाड़ के राजा को हराया और सिंध होता हुआ गजनी लौट गया था। तो सोमनाथ आक्रमण 1025-26, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको डिटेल से।
अंतिम आक्रमण था वो पंजाब के जाटों पर आक्रमण किया। पंजाब के जाटों ने महमूद गजनवी की सेना को बहुत तंग किया और कहा जाता है कि 1027 ईस्वी में उन्हें दंड देने के लिए पंजाब आया। सैकड़ों की संख्या में जाटों का कत्ल उसके द्वारा किया गया था। तो 1001 से लेकर 1027 तक भारतवर्ष में जो 17 आक्रमण किए थे उनका सीक्वेंस है। जो मुख्य आक्रमण थे, जैसे पहला जयपाल के साथ युद्ध, भेरा का, मुल्तान का, लाहौर पर आक्रमण, थानेश्वर का, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सोमनाथ पर आक्रमण और अंतिम आक्रमण। तो ये आक्रमण थोड़े आपको ध्यान में रखने हैं, मुख्य आक्रमण, उनका सीक्वेंस। तो कारण देखे अपन ने गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे, कौन कौन से आक्रमण किए, कब कब किए। अब इन आक्रमणों का प्रभाव क्या रहा। तो प्रभाव के रूप में जैसे आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि महमूद के आक्रमणों का भारतीय इतिहास पर कुछ राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव पड़े। इसके अतिरिक्त आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो सभी अपन बहुआयामिक प्रभाव देखते हैं। तो बहुआयामिक प्रभावों में इस राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी को शामिल करते हुए देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, उसने अपने साम्राज्य का कैसे विस्तार किया, भारतीय सेना की कैसे उसने हानि पहुंचाई। तो पहला, मुल्तान और पंजाब पर अधिकार किया। सीधी सी बात है कि पंजाब और मुल्तान गजनवी साम्राज्य के अंग बन गए और पंजाब पर उसका स्थायी अधिकार होने से तुर्कों को भारतीय विजय सुलभ हो गई। भारत में तुर्की आक्रमण का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया। शासन की स्थापना को थोड़ी सहूलियत हो गई। भारत पर आक्रमण करने का नया मार्ग भी खोज दिया गया। सिंध के मार्ग से अरबों का आक्रमण स्थायी सिद्ध नहीं हुआ था। अरब भी आए थे, लेकिन अरब भारत में सत्ता स्थापित नहीं कर रहे, सिंध के रास्ते आए से। तो यूरोपियनों के आगमन तक भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वे उत्तर पश्चिम के मार्ग से हुए थे। तो ये एक नया जो रास्ता हो गया भारत पर आक्रमण करने का। राजनीतिक दुर्बलता का भी आभास हुआ। अब क्योंकि महमूद की विजयों के कारण जो भारत की राजनीतिक दुर्बलता थी उसे तुर्क लोग परिचित हो गए कि भाई कैसे राजपूत राज्य आपस में संघर्ष रहते हैं, जिसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। और भारत की जो अजेयता के बारे में उनकी धारणा थी वो क्या समाप्त हो गई। तो उनको भी लगा कि भारतीयों को पराजित किया जा सकता है या शासन व्यवस्था संभाली जा सकती है। भारतीय सैनिक शक्ति को जो हानि हुई, एक बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए, इससे भारतीय सेना शक्ति को बहुत बड़ी हानि हुई। तो ये राजनीतिक प्रभाव के रूप में उसका साम्राज्य विस्तार, भारत पर जो आक्रमण करने का नया मार्ग प्रशस्त हुआ और यहाँ की राजनीतिक दुर्बलता का एहसास भी उन्हें हो चला था। सामाजिक प्रभाव के रूप में हिंदू और मुसलमानों के जो विदेश का बीजारोपण था, महमूद द्वारा मंदिर, मूर्तियों को नष्ट करना, सैनिक हिंदुओं को दास बनाने से दोनों धर्मावलियों में विदेश का जो बीजारोपण हो गया था। हिंदू मुस्लिम के बीच जो द्वेष वाली भावना थी, ये सामाजिक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। आर्थिक प्रभाव के रूप में देखें तो बाहर से धन का जो बहिर्गमन हुआ था, महमूद गजनवी के द्वारा यहाँ के मंदिरों को खूब लूटा गया और यहाँ से जाते हुए जो विपुल धन संपत्ति अपने देश में लेके गया था, तो इससे भारत को आर्थिक रूप से जो हानि हुई। धार्मिक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ था। हालांकि यहाँ तक कि उसके आक्रमण का उद्देश्य भी इस्लाम के प्रचार प्रसार को माना है उतबी ने, तो ये एक बड़ा कारण है इस्लाम का भारत में प्रवेश। उसके आक्रमण के समय बहुत से मुस्लिम संत व्यापारी भारत आए, उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया यहाँ पे। और सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में जो भारतीय कला को क्षति पहुंची, मंदिरों, मूर्तियों को नष्ट करके महमूद ने भारतीय शिल्प व वास्तुकला को जो क्षति पहुंचाई उसके द्वारा। कहा जाता है कि अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। महमूद गजनवी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं चाहता था। उसने तो पंजाब सिंध को अपने राज्य में मिलाकर संतोष किया, इसलिए महमूद गोरी की विजयों के समान उसके आक्रमणों से लाभ प्राप्त नहीं हुए जो भारतीय विजय से एक विजेता को प्राप्त हो सकते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग इसका मूल्यांकन किया जाता रहा। आज की कालांश के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो तुर्की आक्रमण है, जैसे मोहम्मद गोरी का गजनवी के बाद जो गोरी के आक्रमण हुए उनका अध्ययन करेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।